हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिटॉक्स बायोलॉजी। तो एमपी सेट का पेपर देर सवेर आज हो ही गया और उम्मीद तो बहुत कम थी कि 27 तारीख को हो जाएगा, बट फॉर्चुनेटली आज हो गया। और पेपर का लेवल बाकी जो 2018 वगैरह में पेपर हुए थे और लास्ट के जो एमपी सेट के पेपर थे उनसे काफ़ी अच्छा था। आई लाइक कि एमपीपीएससी ने काफ़ी काम किया है पेपर पे और लेवल को बढ़ाया है, क्योंकि एक एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए खुद पहले एलिजिबल होना अच्छी बात है। तो अच्छा पेपर था, मतलब आई रियली लाइक द पेपर। सो ये जो वीडियो है इट इज़ अबाउट द आंसर की ऑफ द एमपी सेट, और टू द पॉइंट आंसर की रखेंगे, ज़्यादा इसमें डिस्कशन नहीं है। अगर आपको कोई आंसर स्पेसिफिकली चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, हम लोग उसके लिए स्पेसिफिकली एक वीडियो बना देंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इज करेक्ट ऑर्डर पूछा है यहाँ पे उन्होंने। आपसे पूछा गया है कि आपको फॉलोइंग हाइड्राइड्स दिए हैं। यू ऑलरेडी नो हाइड्राइड्स का मतलब है जिसके अंदर हाइड्रोजन एटम की प्रेजेंस होगी, और उन्होंने बोला है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताना है बॉन्ड एंगल्स के बारे में। तो ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत ही बेसिक अरेंजमेंट था, बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे जो आंसर है वो करेक्ट आंसर यही है। वाटर में सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल है अराउंड 104 डिग्री के आसपास, और उसके बाद में आपका H2S, H2SC और देन H2T, ये इसका अरेंजमेंट था जो आपके बारे में इस पर बात कर रहे थे। ठीक है, इसके आगे अगर अपन बढ़ते हैं तो फिर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बात करी गई है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर हम लोग बात करते हैं तो अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन था अपने पास में हाइड्रोजन फ्लोराइड का, ऑब्वियसली इसके अंदर पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। फिर था हमारे पास में मेटाक्लोरोफिनॉल, वाटर और ऑर्थोक्लोरोफिनॉल। करेक्ट आंसर जो है हमारे पास में यहाँ पे ऑर्थोक्लोरोफिनॉल है। ऑर्थोक्लोरोफिनॉल, आप ऑब्वियसली फिनॉल का स्ट्रक्चर अपन सभी जानते हैं। यहाँ पे ये OH है अपने पास में, और यहाँ पे हमारे पास में Cl लगा देते हैं। तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ये आपका क्या करता है, बॉन्ड बना देता है। यूजुअली क्लोराइन, जो क्लोरीन एटम है आपका, या जो क्लोराइड है उसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे देखने को नहीं मिलती है, बट यहाँ पे क्योंकि ऑप्शन में है तो आपका यही करेक्ट आंसर बनता है, विच इज योर ऑर्थोक्लोरोफिनॉल, राइट। ओके, लेट्स मूव ऑन। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम इसमें और ज़्यादा आगे चलें तो अगला सवाल जो है हमारे पास में, विच इज़ एन इंटरेस्टिंग वन एज वेल। अब ये अगेन केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है, तो शुरुआत में आपके बायोकेमिस्ट्री के ही क्वेश्चंस थे इसमें। और जो क्वेश्चन है वो ये है कि हाफ लाइफ पीरियड जो है आपके किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन में, वो उसके इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के प्रपोर्शनेट में है। तो हम ये बात जानते हैं कि अगर किसी भी पर्टिकुलर रेट को हम डिसाइड करते हैं और उसमें सिंगल फैक्टर काम करता है तो हम उसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। तो द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज द एक्चुअल करेक्ट आंसर। बाकी सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर आपको ऑलरेडी पता है, यहाँ पे 2 फैक्टर हो जाएंगे, यहाँ 3 फैक्टर हो जाएंगे, और अगर कोई भी फैक्टर जो है वो आपके ऑर्डर को डिसाइड नहीं कर रहा तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में हम उसको बात करते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई। उसके बाद में अगला सवाल जो है इसमें वो है आपका, इफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन इज 1 ग्राम पर मोल, और 1 ग्राम पर मोल पर लीटर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वी ऑलरेडी नो कि पीएच का मतलब जो होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, वो होता है अपना नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स। और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन है वो आपको क्योंकि दे रखा है कि इट इज 1, सो इट विल बी माइनस लॉग ऑफ, यहाँ पे हम 1 रखेंगे मोलर के टर्म्स में, और इसका आंसर हो जाएगा आपका 0। द करेक्ट आंसर विल बी 0। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें शुरू के 4 क्वेश्चन में बेसिकली ये सेट ए की बात कर रहा हूँ मैं, और सेट ए में जो है हमारे पास में केमिस्ट्री के ही क्वेश्चंस ज़्यादातर देखने को मिले हैं। फिर अगर हम और आगे बढ़ते हैं इसमें तो इंटरेस्टिंग कुछ कंपोनेंट्स और देखने को मिलते हैं, उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। चलिए ना, अगले सवाल पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे बहुत ही इजी सा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, मतलब बहुत ही इजी, लिटरली इट वाज वेरी इजी। और यहाँ पे पूछा है कि एंजाइम्स, वो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जिस पे आपकी जो एंजाइम एक्टिविटी है वो आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी की हाफ पे होती है। और वी ऑलरेडी नो कि Km जो होता है जिस पे आपका क्या होता है, Vmax जो होता है वो बाय 2 हो जाता है। तो हियर द करेक्ट आंसर इज Km। बहुत ही आसान सवाल था ये, इट्स नॉट दैट टफ, बहुत लिटरली बहुत इजी क्वेश्चन था ये। अभी तक जितने क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए उसमें सबसे इजी यही था। उसके बाद में अगला सवाल है आइसोजाइम्स के बारे में। आइसोजाइम्स के बारे में 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं यहाँ पे। आइसोजाइम्स, ऑब्वियसली यू हैव हर्ड अबाउट LDH, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। ये एक बहुत इजी एग्जांपल है हमारे पास में आइसोजाइम्स का। और इसके अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास में 5 डिफरेंट फॉर्म्स मिलते हैं LDH के अलग अलग जगह पे, है ना। अभी डिटेल में नहीं जा रहे हैं, तो हम H4, M4, H2, M2, H3, M1 इस तरीके के अरेंजमेंट्स। तो डेफिनेटली इट इज नॉट अ नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम। इसके अंदर सेम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, हमारे पास जैसे बहुत सारे एंजाइम है जिनका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर नहीं है। उसके बाद में सिमिलर एंजाइम दैट कैटलाइज डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन, नहीं ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है कि भैया सिमिलर एंजाइम है और डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन, मतलब आप ग्रुपिंग करते हो, अलग अलग क्लासिफिकेशन करते हो, बट ये इसके लिए आइसोजाइम के लिए तो नहीं बनता। फिर मल्टीपल फॉर्म ऑफ गिवन एंजाइम दैट कैटलाइज द सेम टाइप ऑफ रिएक्शन, या दिस इज द करेक्ट आंसर। बिकॉज जो आइसोजाइम्स होते हैं हमारे पास में, इनका जो Km और Vm होता है वो बहुत क्लोज होता है, और इसी वजह से हम बोलते हैं कि इनके जो फिजिकल फैक्टर्स हैं
वो रिलेटेबल हैं और दैट्स व्हाई हम उनको बोलते हैं दीज आर दी आइसोजाइम्स। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं थोड़ा, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अगले सवाल पे अगर हम लोग चलते हैं तो अब नाउ दिस आर सम वन ऑफ देम इज अ बिट ट्रिकियर वन, और जो अगला सवाल है वो बहुत आसान है। तो यहाँ पे पूछा है कि 1967 में कौन सा वाला कोएंजाइम है जिसको हम लोगों ने एज अ विटामिन एक्सेप्ट किया था, या तो बोल सकते हो कि एज अ विटामिन की कैटेगरी में उसको डाल दिया था। यहाँ पे ईयर गलत है मेरे हिसाब से, ये होना चाहिए था 1957 में कोएंजाइम क्यू, और कोएंजाइम क्यू को विटामिन Q10 भी बोला जाता है। तो अगर आप CSR की तैयारी कर रहे हो तो इसको बेसिक से फैक्ट को अपने दिमाग में रख सकते हो। सेक्शन बी के लेवल पे ही क्वेश्चन पेपर रहा है, मतलब अच्छा पेपर था, लिटरली इट वाज अ रियली गुड अटेम्प्ट टू इंक्रीज द लेवल ऑफ सेट। ठीक है, तो आंसर आपका हो गया यहाँ पे कोएंजाइम क्यू। और उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे चलते हैं, तो इसमें पूछा है कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के टाइम पे 1 मोल ऑफ NADH जो है वो कितने ATP को प्रोड्यूस करता है। डेफिनेटली यू हैव हर्ड अबाउट इट फ्रॉम द 10th ऑनवर्ड्स, और ये क्या है आपका 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, राइट। Let's move on. The next one is the phase of cisternae forming dictyosome. Now this is an interesting question, और ये थोड़ा सा डिबेटेबल क्वेश्चन भी है, क्योंकि डिक्टियोसोम की जब आप बात करते हो तो आप गोल्जी के बारे में बात कर रहे हो, और गोल्जी में 2 फेजेस होती है, ठीक है, जिसमें हम प्रॉक्सिमल फेज को सिस फेज भी बोल देते हैं और डिस्टल फेज को ट्रांस फेज भी बोल देते हैं। और उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा ट्रिकियर बन जाता है कि आप किस फेज के बारे में बात कर रहे हो। बट उसके बाद भी अगर हम डिक्टियोसोम को ऐसा जैसा माने कि ये वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट के लिए बात कर रहा है और यहाँ से वेसिकल रिमूव होते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि दे आर टॉकिंग अबाउट दी ट्रांस फेज, जहाँ से चीजें जो होती है आपकी मूव होकर जाती है। तो ट्रांस फेज के लिए हम लोग डिस्टल वर्ड यूज करते हैं, तो यहाँ पे 2 ही ऑप्शन पॉसिबल है, या तो बी और डी। और अगर हम लोग गोल्जी के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो कुछ सिस्टम्स इस तरीके के मिलते हैं, जहाँ से चीज रिमूव होती है वहाँ पे कॉन्केव स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, एंड दैट इज व्हाई द आंसर इज बी, विच इज द डिस्टल फेज जनरली कॉन्केव। ठीक है, तो आई होप ये इजी क्वेश्चन तो नहीं बोलेंगे इसको, ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, बट थोड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन भी है। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। और नेक्स्ट सवाल जो है हमारे पास में यहाँ पे अगेन इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, इट शुड हैव बीन राइबोफ्लोरिन, तो ये फ्लोरिन के बारे में बात कर रहे हैं, एंड दैट इज द ग्लाइकोप्रोटीन। डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, बट यहाँ पे स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक मुझे लग रही है, इट वुड हैव बीन ग्लाइकोफ्लोरिन, बाकी तो आसान सवाल था, राइट। द नेक्स्ट वन आर अबाउट द हिस्टोन, और हिस्टोन के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत है। चलो हम देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं ये। अगर हम स्टोन के बारे में बात करें तो ये पूछ रहा है कि कौन से ऐसे स्टोन्स हैं जो आपके अलग अलग स्पीशीज में भी सिमिलैरिटी शो करते हैं, मतलब ऐसे स्टोन्स जिनका इवोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, मीन्स दे आर इवोल्यूशनरी कंजर्व्ड। और इवोल्यूशनरी कंजर्व्ड की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास में जो H1 है वो सबसे ज़्यादा इवॉल्व स्टोन कहा जाता है, या लीस्ट कंजर्व्ड स्टोन कहा जाता है H1, जो लिंकर होता है हमारा। आई होप तुमको पता ही होगा, ये न्यूक्लियोसोम का ऐसा बेसिक ऑक्टेट होता है आपका, इस तरीके से मूव होता है, और यहाँ पे आपका क्या लगा होता है H1 लिंकर लगा होता है, दिस वन। तो यहाँ से ये DNA इस तरह से एंटर करता है, और ये आपका क्या होता है सोलेनॉइड मॉडल, वो सारे अरेंजमेंट जो हम पढ़ते हैं क्रोमेटिन रीमॉडलिंग में। तो यहाँ पे जहाँ पे भी H1 है वो सारे ही ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, तो A, C और D एलिमिनेट होने के बाद में आपका जो आंसर बनता है वो क्या है B, विच इज द H2 है, और ये सारी चीजें, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये सेट A है। अगर आपका क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस ऊपर नीचे हैं तो आप उसके बाद में उसको चेक कर सकते हैं, और इस आंसर की का PDF जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप डिटॉक्स बायोलॉजी के चैनल पे जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। आज अपलोड हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं। फिर पूछा है कि मूवमेंट ऑफ आयंस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन इज डिटरमाइंड बाय। अब बहुत इजी सवाल है ये, आपको एक मेम्ब्रेन के बारे में बोला गया है और बोला कि आयंस कैसे डिटरमाइन होता है। अब हम ये बात जानते हैं कि आयन जो होता है वो एक चार्ज मॉलिक्यूल है, चाहे प्लस हो या माइनस हो, मीन कैटायन और एनायन जो भी। तो इस केस में ये इम्परमिएबल है, ये डायरेक्टली अंदर एंटर नहीं कर सकता है, तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, फिर कुछ चेंजेस करना पड़ेंगे। अब क्या चेंजेस होंगे उसके बारे में भी थोड़ी सी बात समझ लेते हैं। देखो, क्योंकि ये इम्परमिएबल है तो आप डायरेक्टली तो उसको एंटर नहीं करवा सकते हो। तो पहली चीज तो आयन का साइज, डेफिनेटली आयन का साइज मैटर करेगा, उसकी लिपिड के साथ सॉल्युबिलिटी कैसी है वो भी मैटर करेगी, और लास्टली चार्ज ऑन देम, कितना चार्ज है उसके ऊपर, क्योंकि उसका चार्ज जो है वो उसकी परमिएबिलिटी को डिसाइड कर रहा है। और इसी वजह से तीनों ही आंसर सही है, एंड द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। आई होप यहाँ तक क्लियर होगी सारी चीजें, है ना। आगे बढ़ते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप मैकेनिज्म किसने डिस्कवर किया था? अगेन दिस इज नॉट द करेक्ट वन। यहाँ पे अगर ये बात करते हैं कि सोडियम पोटेशियम पंप की डिस्कवरी जो है उसको किसने न्यूरोबायोलॉजी में डिफाइन किया था, या न्यूरो से किसने रिलेट किया था, तो उसके लिए आंसर जो है वो हॉटकिन एंड क्लीन्स होता है। बाकी आपके जो ऑप्शंस है वो सारे ही आपके अलग ऑप्शन है, कोई एनिमल बिहेवियर से रिलेटेड है, कोई फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन से रिलेटेड है, कोई दूसरे बायोलॉजिकल फेनोमेनन से रिलेटेड है। सो यहाँ पे एक्चुअली जो आंसर है आपका वो एक डेनिश साइंटिस्ट थे, नाम वगैरह अभी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज आई वांट की वीडियो टू द पॉइंट रहे, और इसी वजह से आपका जो
ये क्वेश्चन है, मतलब अगर हम इस पर डिस्कवरी के बारे में बात करें तो इट इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट टू बी इन, है ना। और अगर आप चाहते हो कि डिस्कवर किसने किया था तो इसको वाज द साइंटिस्ट जिन्होंने इनको डिस्कवर किया था, ठीक है। और बहुत देर से इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, अच्छा नहीं लगा मुझे जान के। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ 64th नंबर क्वेश्चन, which of the following organism have the biggest percentage of unsaturated। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। आप जब अनसैचुरेटेड की बात करते हो, अनसैचुरेटेड का मतलब आप बोलते हो कि भैया आपके जो फैटी एसिड टेल है उसके अंदर डबल बॉन्ड्स होंगे। और डबल बॉन्ड्स क्यों होंगे? क्योंकि ये आपका क्या करेगा, फ्लूइडिटी को इंक्रीज करेगा, मतलब मेम्ब्रेन को ज्यादा फ्लूइड बनाएगा और रिजिडिटी को कम करेगा। सही बात। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि भैया जो ठंडी जगह पे रह रहा है ना, कोल्ड रीजन में जो रह रहा है बंदा या कोई भी एनिमल या कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर अनसैचुरेशन ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ठंडी जगह पे रह रहा है, टेम्परेचर कम है तो जमने की चांसेस ज्यादा है सेल के, और अगर मेम्ब्रेन ही जम जाएगी तो ऑब्वियसली देयर विल बी नो लाइफ, एंड दैट इज व्हाई यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटी बन सकती है, या तो अंटार्कटिक फिश या पोलर बियर। बट अगेन यहाँ पे अगर हम मोस्ट अप्रोप्रिएट पे जाएं तो आंसर जो होना चाहिए वो अंटार्कटिक फिश होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे जो वाटर है, वाटर का टेम्परेचर ऑब्वियसली आपके, क्योंकि अब ऐसा पोलर बियर तो है तो वो पोल्स पे तो रहता है, तो पोल्स पे 6 महीने रात और 6 महीने दिन वाली कहानी भी है फिर। लेकिन अल्टीमेटली अगर हम फिश के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा ठंडे इन्वायरमेंट में रहने की वजह से, अगर हम बात करें बिगेस्ट परसेंटेज ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और फॉस्फोलिपिड्स, डेफिनेटली इट इज अंटार्कटिक फिश। एक फैक्ट और है अंटार्कटिक फिश के बारे में कि इनके अंदर कोई भी ऐसे रेस्पिरेटरी पिगमेंट डेवलपमेंट नहीं होती है, मतलब हीमोग्लोबिन वगैरह कुछ नहीं बनता है इनके अंदर। इनके अंदर ऑक्सीजन जो है वो प्लाज्मा में ही डिसॉल्व होकर ट्रैवल करती है। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो याद रखना, द रीजन इज वेरी सिंपल, लोअर टेम्परेचर पे, मतलब इतनी ठंडी पे आपका जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी इतनी होती है कि वो अपना रेस्पिरेशन और सारी ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ 65th क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बोल सकते हो आप इसको, या बोलो कि प्रॉपर्ली एक्सप्लेन्ड क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे बोला है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के टाइम पे जो नंबर ऑफ जनरेशन पर आवर होती है उसको कैसे बताया जाता है आप, तो वो तो जनरेशन टाइम भी कहा जा सकता है, लेकिन जब आप जनरेशन टाइम के बारे में बात करते हो तो आप बोलते हो कि इतने मिनट में ये एक जनरेशन इससे बाद डबल हो गई। तो आप यहाँ पे पर आवर के बारे में बात करो तो जनरेशन टाइम पूरी तरह से सही नहीं होता है। एक्सपोनेंशियल रेट, अब अगेन दिस टू वर्ड्स एक्सपोनेंशियल रेट एंड लॉग रेट, इनका कोई भी मीनिंग एज सच नहीं निकल के आ रहा है। तो अगर मेरे से कोई बोलेगा कि आपको क्या लगता है तो ये क्वेश्चन ही एज सच गलत है, बट फिर भी अगर मुझे एक बेसिक आंसर देना होगा तो ग्रोथ रेट वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, क्योंकि ग्रोथ रेट में ही ये सारी चीजें चल रही है, चाहे वो लेग हो, लॉग हो, स्टेशनरी हो, डेप्थ हो, डी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, कोई भी फेज हो, अल्टीमेटली वो सारी चीजें बना कर रही है, ग्रोथ को ही बना रही है। ओके नेक्स्ट 66। अब ये अच्छा सवाल था, मतलब ये मैं कुछ बोल रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिन्होंने पेपर के लेवल को बहुत ही उठा दिया, और उसमें से एक ये है। यूजुअली हम एक लॉ पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं फिक्स लॉ। फिक्स लॉ जो होता है वो आपकी डिफ्यूजन की रेट से रिलेटेड होता है, और डिफ्यूजन की रेट के बारे में ये बात करता है, और उसमें एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं पार्टीशन कोएफिशिएंट। उसी पे एक क्वेश्चन था, और लिटरली ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं है कि वो बन जाए, ठीक है। इट वॉज अ रियली गुड अटेम्प्ट, ठीक है। आगे बढ़े। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम पार्टीशन कोएफिशिएंट के बारे में बात करें तो ये बोल रहा है कि पार्टीशन कोएफिशिएंट जो मोस्ट सेल मेम्ब्रेन का होता है वो उनके ऑलिव ऑयल और वाटर के आसपास का होता है, माइट भी हो सकता है, देखते हैं आगे। अच्छा पहली चीज से समझ लो कि ऑप्शन ये नहीं है, ऑप्शन आपके नीचे है, ये चाहे स्टेटमेंट है, एमएसक्यू है एक तरह का, ओके। कभी कभी बोर्ड के साथ भी ऐसा हो जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। फिर पार्टीशन कोएफिशिएंट कैन बी मेजर्ड बाय मिक्सिंग द सॉल्यूट विद इन ऑयल वाटर, मे बी, आई डोंट नो, लेट्स मूव ऑन। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं तुमको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ कि जो पार्टीशन कोएफिशिएंट होता है, आप नाम से समझो पार्टीशन कोएफिशिएंट, मतलब कोई मॉलिक्यूल है जो दो चीजों के बीच में पार्टीशन कर पाए, या उसको पता हो कि मैं किस एनवायरनमेंट में हूँ, कब मैं हाइड्रोफोबिक एनवायरनमेंट में हूँ, कब मैं हाइड्रोफिलिक एनवायरनमेंट में हूँ। इस केस में आपका जो पार्टीशन कोएफिशिएंट है वो फ्रीज फ्रैक्चरिंग से कहीं तक लेना देना नहीं है उसका। फ्रीज फ्रैक्चर का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि आप आपके एक सेल को जमा देते हो, जमाने के बाद में आप एक माइक्रो नाइफ लेते हो और बीच में से उसको काट के अलग अलग प्रोटीन स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करते हो कि आपका कौन सा प्रोटीन इंटीग्रल प्रोटीन है, कौन सा प्रोटीन आपका एक्सट्रिंसिक है, कौन सा इंट्रिंसिक है, पेरिफेरल है, वो सारी चीज। तो अगेन फोर्थ पॉइंट हमारे यहाँ पे एलिमिनेट होता है, और अगर हम फोर्थ पॉइंट को एलिमिनेट कर देते हैं तो एलिमिनेशन ऑफ फोर्थ पॉइंट विल बी हेल्पफुल। कैसे, जरा देखते हैं उसको कैसे वो हेल्पफुल हो सकता है। नाउ सी, अगर हम आगे बढ़े इसके अंदर थोड़ा और, सॉरी फॉर दिस, जस्ट अ मिनट, या हाँ, तो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट हम कहाँ कहाँ पे देख सकते हैं, जरा देखना।
1 and 3 are 1 and 2 are correct, sorry 1 2 and 3 are correct, all of them are correct, sorry and fourth is correct. Obviously यहाँ पे ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहे हैं. 1 and 2 are correct और ऑप्शन 3 जो है वो भी करेक्ट है, जिसमें हम बात करते हैं कि पार्टीशन कोफिशिएंट जो होता है वो आपका सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे होता है कि सॉल्यूट जो है वो आपका क्या कंसंट्रेशन शो कर रहा है ऑयल में डिवाइडेड बाय एक्वस फेज. तो बेसिकली हम इसमें ये बोलते हैं कि एक्वस फेज जो है उसके ऊपर आप जो आपका ऑयल फेज होता है तो ऑयल अपॉन एक्वस फेज में कितना कंसंट्रेशन आपका सॉल्यूट शो कर रहा है उसके बेसिस पे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो ये थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन किया है मैंने बिकॉज ये अच्छा सवाल था और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको नेट में भी देखने को मिल सकता है और आगे के एग्जाम्स में भी. आगे बढ़ते हैं. नाउ बहुत ही आसान सवाल है यार, ये मतलब मुझे एक्सप्लेन भी नहीं करना, जिसको और मैं एक्सप्लेन करूंगा भी नहीं. डायरेक्ट उन्होंने पूछा है कि भैया कौन सा वाला ऐसा अरेंजमेंट है जिसके अंदर आपको एफ में टीआरएन देखने को मिलता है. एफ में टीआरएन मीन हो कि आपका यूकैरियोट्स में आपका मिथ्योनिन टीआरएन डायरेक्टली लगता है और यहाँ पे एफ में टीआरएन लगता है. तो यूकैरियोट्स जहाँ जहाँ पे भी है उसको आप एलिमिनेट कर सकते थे डायरेक्ट. बहुत ही आसान सवाल था. पहली बार अगर आप इसे देखोगे तो आपको लगेगा बहुत टफ है, बट आपको एलिमिनेशन लगाना था यहाँ पे और एलिमिनेशन से काफी क्वेश्चन बने इसमें. मैं मतलब बोल सकता हूँ कि मोर देन 20 क्वेश्चन, 20 to 25 क्वेश्चन आप एलिमिनेशन के थ्रू निकाल सकते थे इसके अंदर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन, जेनेटिक कोड टेबल के बारे में बात करिए और यहाँ पे 3 नाम पूछे हैं आपसे, एम्बर, ओपल और ओकरा. ठीक है, ये 3 नाम के बारे में बात करी गई है यहाँ पे. तो एम्बर जो होता है वो आपका यूजीए के बारे में बोला जाता है. ठीक है, और अगर आप यूजीए को एम्बर से ढूंढेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपके पास में यहाँ पे क्या है, यूजीए जो है ये देख रहे हो आप यूएजी और हाँ सॉरी यूएजी जो है वो आपका एम्बर के लिए है ये वाला, और उसके बाद में यूजीए जो है वो आपका ओपल के लिए है और यूए जो है वो आपका ओकरा के लिए है. इन दिस केस आपका जो बी वाला है वो सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग ऑप्शन है इसके अंदर. अब थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था, इसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. इट वाज एम्बर, ओपल एंड ओकरा और फर्स्ट जो है वो यूएजी व्हिच इज योर ऑब्वियसली जो आप बोलते हो कि एयूजी वगैरह, और इन्होंने थोड़ा सा इसको क्या है घुमा के दिया है. ठीक है, तो आप इसको कंफ्यूज नहीं होना है कि एयूजी और यूएजी, इस तरीके से इसने थोड़ा सा कंफ्यूज किया. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ओके, द नेक्स्ट वन, और अगला सवाल जो है आपका वो है ट्रांजिशन बिटवीन लाइटिक एंड लाइसोजेनिक स्टेट. तो ट्रांजिशन बिटवीन लाइटिक एंड लाइसोजेनिक स्टेट के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं लैम्डा फास्ट के बारे में, तो उसमें क्या इस रिकॉम्बिनेशन का फेज होता है. तो बेसिकली वहाँ पे साइड स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है. तो करेक्ट आंसर इसका ए है. साइड स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से ही वो क्या कर पाता है आपका इंटीग्रेशन और एक्सेशन कर पाता है. तो उस वजह से वो क्या करता है, जब वो इंटीग्रेट कर लेता है होस्ट के साथ में तब वो लाइसोजेनिक चलाता है और उसके बाद में जब वो वापस वहां से एक्साइज हो जाता है तो लाइटिक की तरफ चला जाता है. ठीक है, अगला सवाल है जीरोडर्मा पिगमेंटोसम के बारे में, जो आपका एक डीएनए डिफेक्ट की वजह से होने वाला एक काफी घातक सी बीमारी है इसके रिलेटेड. तो इसके अंदर आपका क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल एब्नॉर्मलिटीज भी होती है और अल्टीमेटली आपका जो अरेंजमेंट होता है वो काफी सारी चीजें इसमें देखने को मिलती है. ठीक है, जैसे कि लाइट सेंसिटिव हो जाती है, सनलाइट इंड्यूस्ड स्किन कैंसर जो होता है, इसीलिए यहाँ पे डर्मा के बारे में बात करी गई है. और ये एनईआर की खराबी की वजह से होता है. न्यूक्लियोटाइड एक्सटेशन रिपेयर जब डिफेक्टिव हो जाता है, जो आपका एक डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म है, और उसमें खराबी होने की वजह से आपका ये वाला अरेंजमेंट देखने को मिलता है. राइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. अभी तक हम लोगों ने 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं. आई होप आप साथ साथ में अपने चेक भी करते जा रहे हो, और चेक करना बहुत जरूरी है. एट द एंड ऑफ द सेशन में आपको थोड़ा सा एक हिंट भी दूंगा कि कट ऑफ किस लेवल तक जा सकती है बाय लुकिंग एट द लेवल ऑफ द पेपर, और फिर इसलिए आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा उसके लिए. ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे पूछा है कि एन एंड क्यू प्रोटीन कहाँ मिलते हैं लैम्डा फेज में, तो या क्या करते हैं बेसिकली वो. तो पहली चीज तो आपको ध्यान रखना है कि ये एंटी टर्मिनेटर्स होते हैं, और एंटी टर्मिनेटर के 2 ऑप्शन है यहाँ पे. एंटी टर्मिनेटर फॉर इमीडिएट अर्ली जीन्स एंड डिलेड अर्ली जीन्स इज डन बाय प्रोटीन क्यू एंड प्रोटीन एन. तो इसके लिए थोड़ा सा नॉलेज आपको डिलेड और अर्ली रिस्पॉन्स जीन के बारे में पता होना चाहिए था. ओके, सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट फॉर नाउ. इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है कि ये दोनों ही आपके एंटी टर्मिनेशन फैक्टर्स होते हैं, और ये आपके कुछ अरेंजमेंट्स ऐसे करते हैं जिसकी वजह से जो हमारा लैम्डा फास होता है इसके अंदर कुछ ट्रांजिशंस होते हैं और ये आगे जाके अपने प्रोसेस को कर पाते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज द 72nd क्वेश्चन, और इसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है कि ऐसा एंजाइम जो आपके डीएनए को रिलैक्स करता है लिंकिंग नंबर को इंक्रीज करके. नाउ लिंकिंग नंबर की डेफिनेशन आप सभी ने पढ़ी होगी. वो एक हेलिक्स होता है और उसके एक्सिस पे वो कितने बार उसको रोटेट कर रहा है, वो आप बोलते हो कि स्पाइरल वो कितनी बार कर रहा है स्पेसिफिकली, तो हम बोलते हैं उसका लिंकिंग नंबर है. और इसमें जो आंसर होना चाहिए, अब यहाँ पे 2 आंसर वैसे सही हो सकते हैं, ए और सी, बट क्योंकि सी में 1 और 3 दोनों दे रखा है तो आई थिंक सी ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा. 1 इसलिए सही नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली हम 1 यहाँ पे ले ही रहे हैं, तो 1 और सी नहीं हो सकता. आई मीन ए और सी दोनों नहीं पॉसिबल है, बट हाँ
सी पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इट्स अबाउट mRNA, और ये भी अच्छा सवाल था, थोड़ा बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था। इसमें पूछा गया कि माइक्रो आरएनए क्या करता है। तो देखो बेसिकली होता क्या है, ये हमारे पास में डीएनए का अरेंजमेंट होता है, और इसका क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन बबल बनता है, और ट्रांसक्रिप्शन बबल बनने के बाद में आपका एमआरएनए बनता है। एमआरएनए आगे जाके आपका क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, ये सब जानते हैं बेसिक अरेंजमेंट। यहाँ पे माइक्रो आरएनए क्या करते हैं, आपके इस एमआरएनए के साथ में जाके टैग हो जाते हैं, और टैग होने की वजह से क्या करते हैं, वो इनको प्रोटीन बनाने नहीं देते हैं। ये एक बेसिक मैकेनिज्म होता है जो आपका एमआरएनए करते हैं, और इसी के बेसिस पे अगर आप देखोगे तो जो बी ऑप्शन है वो सही है, दैट इट इज रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन बाय ब्लॉकिंग द ट्रांसलेशन ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनएस कॉजिंग देयर डिग्रेडेशन। ठीक, आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। तो एमआरएनए ध्यान रखना है, दे टारगेट द एमआरएनए एंड कॉज देयर डिग्रेडेशन, है ना, उनको खत्म कर देते हैं ताकि वो एक्सप्रेस ना कर पाए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वेरी बेसिक फैक्ट क्वेश्चन, सिग्मा 32 क्या करता है। तो सिग्मा आपको ऑलरेडी पता होगा कि सिग्मा जो है वो आपके प्रमोटर रिकॉग्निशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन, और इसमें अलग अलग क्लासेस होती है 50 वगैरह और ये सारी चीज़ें। यहाँ पे जो दे रखा है आपको वो 32 दे रखा है, और 32 जो होता है वो HSPs बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हीट शॉक प्रोटीन्स, और इसीलिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पे वो कौन सा हो जाता है, बी, हीट शॉक प्रोटीन वाला। आगे बढ़ते हैं। नाउ अगला अगर सवाल की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लिपिड बेस्ड सेकंड मैसेंजर। नाउ इट शुड बी सेकेंडरी मैसेंजर बट इट्स ओके। तो हम जानते हैं ये बात कि साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक जीएमपी, कैल्शियम, IP3, ये सारे हमारे क्या होते हैं, क्या होते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर। यहाँ पे ये सेकेंडरी मैसेंजर है, ये भी सेकेंडरी मैसेंजर है, ये भी सेकेंडरी मैसेंजर है, बट आप क्या बोल रहे हो, 3 आंसर सही है क्या? नहीं, हमसे बोला गया कि लिपिड बेस। तो लिपिड बेस जो है वो हमारे पास में होता है PIP2, और PIP2 जो है इसके ऊपर आपका एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम आपने शायद सुना होगा, विच इज फॉस्फोलाइपेज C, और उसकी वजह से आपका IP3 प्लस डायसाइल ग्लिसरॉल डैग डेवलप होता है, और इसी वजह से जो हमारा आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है, IP3, विच इज द बी ऑप्शन, क्योंकि वही है जो लिपिड बेस्ड है। बाकी जो है हमारे कैल्शियम, ऑब्वियसली कैल्शियम अगर तुम लोग सोच रहे हो तो ये तो मतलब कैसे ही सोच सकते हो, लिपिड बेस पे कैल्शियम कैसे हो सकता है, ठीक है। और साइक्लिक एएमपी आपका ATP बेस्ड है, तो ये भी आपका एलिमिनेशन से निकल सकता था, और प्रोटीन काइनेस कोई सेकेंडरी मैसेंजर है ही नहीं, मतलब इट वाज रियली एन इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज द 76, और नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वन, मतलब इसमें अच्छे लोग गच्चा खा सकते हैं। क्यों, जरा इसको समझना। यहाँ पे बोला गया है कि ऐसा कौन सा सेल्यूलर कम्युनिकेशन है, अब प्लीज इसको ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। सेल्यूलर कम्युनिकेशन है जिसके अंदर आपके स्मॉल मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर होता है डायरेक्टली बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स। अब एडजेसेंट सेल्स के बीच में डायरेक्ट मूवमेंट का क्या मतलब हो सकता है, जरा इसको समझना। इस तरीके से ये एक सेल है और ये दूसरी सेल है, और इनके बीच में डायरेक्ट मूवमेंट हो रहा है। अब इसमें लोगों को लगेगा कि पैराकाइन सिग्नलिंग पॉसिबल है, सिनेप्टोकाइन सिग्नलिंग पॉसिबल है, जिसको हम सिनेप्टिक सिग्नलिंग भी बोलते हैं, बट द रियल आई थिंक, अब ये मेरा आंसर है, मुझे नहीं पता कि MPPSC क्या अपना आंसर निकालेगी, बट आई थिंक क्योंकि डायरेक्ट सेल कांटेक्ट के बारे में बोला गया है कि डायरेक्टली बिटवीन एडजेसेंट सेल, मुझे लगता है गैप जंक्शन सिग्नलिंग होना चाहिए इसका, और गैप जंक्शन के थ्रू जो सिग्नलिंग होती है वो शायद इसका प्रॉपर आंसर है। बाकी जब हम सिनेप्टिक सिग्नलिंग की बात करते हैं तो सिनेप्टिक सिग्नलिंग इज अ काइंड ऑफ पैराकाइन सिग्नलिंग, और क्लोज टू दी अदर स्ट्रक्चर्स, तो डायरेक्टली नहीं है वो। उसमें वो क्या करती है कि बस एक सेल जो है अपने आसपास के मॉलिक्यूल्स को रिलीज कर देती है, और फिर आसपास के जो मॉलिक्यूल होते हैं चाहे वो न्यूरॉन के टर्म्स में भी हो, और इस तरीके से काम होता है, ठीक है। Let's move on. Again, this is my answer. I don't know what the MPSC will going to be performing. Now, the next is desmosomes. Now, it is very interesting one. Desmosomes के बारे में हम ये बात जानते हैं कि desmosomes जो होते हैं वो आपके सेल टू सेल कनेक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इसमें इंटरमीडिएट फिलामेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे कैथरिन्स जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं डेस्मोसोमल कैथरिन्स। डेस्मोसोमल कैथरिन्स नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इसीलिए इस आंसर पे क्या हो जाता है आपका कि डेस्मोसोम्स वो सेल जंक्शंस होते हैं जिनके अंदर आपका स्ट्रॉन्ग सेल एडिशन देखने को मिलता है, सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स में पढ़ते हैं हम इनको। और कौन सा मेजर कंपोनेंट है डेस्मोसोम का, आंसर इज कैथरिन्स। प्लीज याद रखना इसको, कंफ्यूजन हो सकता है। इंटेग्रिन नहीं पॉसिबल है, इंटेग्रिन की कहानी कुछ और है, और ये आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स से जोड़ने में मदद करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका CHE प्रोटीन के बारे में, और ये बैक्टीरियल कीमोटैक्सिस में क्या काम करता है। सो CHE प्रोटीन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 2 कंपोनेंट सिग्नलिंग के बारे में बात की जाती है, और ये कीमोटैक्सिस में ही ऑब्वियसली इन्वॉल्व है, और इसका आंसर होता है हिस्टिडीन काइनेज। इसकी डिटेल्स हम लोग जब बैक्टीरियल कीमोटैक्सिस पढ़ते हैं तब इसमें बात करते हैं, और अगेन द आंसर इज हिस्टिडीन काइनेज, ठीक है। नाउ अगेन द नेक्स्ट पॉइंट,
द नेक्स्ट क्वेश्चन आई मीन इज अबाउट दी ऑटोक्राइन सिग्नलिंग से लगातार क्वेश्चन चल रहे हैं। मतलब इन्होंने एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दिया है जो नहीं करना चाहिए था, मुझे लगता है कि बहुत जम्बलिंग नहीं करी है, एक करके उन्होंने यूनिट उठाई और वो क्वेश्चन देते गए, जो शायद फायदेमंद रहा होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग के बारे में बात करें, सेल ट्रांसमिटिंग सिग्नल टू मसल सेल, नहीं खुद से बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग का मतलब होता है सेल्फ टॉक। ठीक है, हार्मोन सिक्रेटेड बाय पैंक्रियास, नहीं ये भी नहीं है। सेंसरी रिसेप्टर सेल्स इन द आई रिस्पोंडिंग टू लाइट, नहीं ये भी नहीं है। बट कैंसर सेल्स रिलीजिंग ग्रोथ फैक्टर दैट स्टिमुलेट देयर ओन growth, and that's why this is the correct answer, autocrine signaling। आगे बढ़ते हैं। ट्यूमर सप्रेसर जीन, वेरी इंटरेस्टिंग अगेन। ट्यूमर सप्रेसर जीन्स जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब ऑब्वियसली तुमको पता होगा कि टीएसजीज जो है वो आपके क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सेल साइकिल की स्पीड को कम रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ने के लिए नहीं, और इसी वजह से आपका ये कैंसर को प्रिवेंट करता है। यहाँ पे ट्यूमर सप्रेसर जीन के कौन सा एग्जाम्पल है, ऑब्वियसली P53 बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई टफ क्वेश्चन रहा होगा। हाँ, लेकिन अगर किसी ने P53 का नाम नहीं सुना है तो आई डोंट थिंक सो कि वो इतनी जल्दी सोच सकता है इसके बारे में, क्योंकि EGFR वगैरह ये भी थोड़े से ट्रिकी हो सकते थे वहाँ पे। आगे आ जाते हैं अगले पे, पेयर ऑफ जीन्स जो कि आपके डीएनए डैमेज मैकेनिज्म के टाइम पे खराब हो जाते हैं, या ऐसे जीन्स जो आपके डीएनए डैमेज जो मैकेनिज्म्स हैं उनके अंदर खराबी से देखने को मिलते हैं कि भैया हाँ कोई बीमारी हुई है। तो एटेक्सिया टेलेंजिक्टेसिया, अगर आपने नाम सुना है इस बीमारी का, उससे रिलेटेड ये दो जीन्स होते हैं हमारे पास में, ATM और ATR, विच इज म्यूटेटेड एंड रिलेटेड, और उसकी वजह से आपका ये जो कहानी है ये थोड़ी सी बिगड़ जाती है। ठीक है, और एटेक्सिया टेलेंजिक्टेसिया जैसी सिंड्रोम बोल सकते हैं उसको, डिजीज ये हो जाती है। ठीक, नाउ द नेक्स्ट वन, ये बात कर रहा है कि प्राइमरी फंक्शन क्या है डेंड्राइटिक सेल्स का। तो देखो तीन तरह की आपके पास में एपीसीज होती है, M, B और D, मैक्रोफेजेस, B सेल्स और डेंड्राइटिक सेल्स, और इसी वजह से इसका डायरेक्ट आंसर था प्रेजेंटिंग एंटीजन टू दी T सेल्स। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट टू द पॉइंट आंसर, और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं थी इसके अंदर। चलो अगले पे चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज एजिंग। एजिंग की स्टडी को क्या बोला जाता है, तो इट इज जेरोंटोलॉजी, और जेरियाट्रिक एक वर्ड होता है जिसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ओल्ड एजेस में लोगों के लिए। ठीक है, जेरियाट्रिक। फिर विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे माइटोसिस और मियोसिस दोनों ही होते हैं। तो पहली आपकी जो स्टेम सेल्स होती है वो माइटोसिस परफॉर्म करती है, और उसके बाद में वो मियोसिस के थ्रू आपकी डिवीजन करके 4 सेल्स बनाती है। ठीक है, ये एक बात हम सभी जानते हैं आई थिंक, और थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत थी, इट वाज नॉट दैट इजी क्वेश्चन। थोड़े बहुत लोगों ने मियोसिस लगा दिया होगा, तो आई एम सॉरी फॉर दैम। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ एक्रोसोम इज फॉर्म्ड फ्रॉम विच सेल ऑर्गेनेली, आई डोंट थिंक सो बताने की जरूरत है, इट्स वेरी इजी, इट इज गोल्जी बॉडी। ठीक है, सो गोल्जी बॉडी इसका आंसर है, सिंपल एक्रोसोम। आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन, हाँ ये अच्छा सवाल था। द सरफेस लेयर ऑफ द स्पर्म कंटेन अ प्रोटीनेशियस सब्सटेंस। एक प्रोटीनेशियस सब्सटेंस आपकी स्पर्म की लेयर पे देखने को मिलता है, वो कौन सा है? देखो एग की लेयर में आपको आपकी जो एग होती है उसके ऊपर आपको एक सब्सटेंस देखने को मिलता है जिसका नाम है फर्टिलाइजन। तो स्पर्म के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑब्वियसली एंटी फर्टिलाइजन। तो फर्टिलाइजन एंटी फर्टिलाइजेशन की एक रिएक्शन होती है, फर्टिलाइजेशन रिएक्शन। कॉर्पस ल्यूटियम का प्राइमरी फंक्शन क्या है? कॉर्पस ल्यूटियम जैसा कि आपको पता ही होगा कि प्रोजेस्टेरोन के लेवल को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसी वजह से क्योंकि ये सेक्रेशन डायरेक्ट ब्लड के अंदर कर रहा है, इसका फंक्शन जो होता है वो एंडोक्राइन फंक्शन हो जाता है ना। ये इसने जो भी हमारा दूसरा हमारा स्टूडेंट है उसने फंक्शनलेस लगा दिया, ऑब्वियसली गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एंडोक्राइन फंक्शन इसका परफॉर्म होता है, ओके, प्रोजेस्टेरोन की वजह से। नाउ द नेक्स्ट वन, बेस्ट नोन सेल लाइन ऑब्टेन फ्रॉम द ह्यूमन कार्सिनोमा। नाउ अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, इट वाज हेला सेल लाइन। तो हेला जो थी वो लेडी का आपका अरेंजमेंट था, और उनकी वजह से इसके ऊपर नाम दे रखा, तो सर्वाइकल कैंसर से रिलेट करके इसको निकाला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन, इसी में थोड़ा और नीचे चले, तो 89th क्वेश्चन है हमारे पास में, दोनों क्वेश्चन एक साथ ले लेता हूँ। राइट, यहाँ पे which cavity is found in the gastrula stage? Very easy, it is blastocoele। तो हम लोग जब कोर्स में भी बात कर रहे थे, एपिसोड के क्रैश कोर्स में, तब भी मैंने ये बात की थी, और ब्लास्टोसील इसका अरेंजमेंट है। इन विच एग माइक्रोपाइल इज प्रेजेंट? आंसर इज योर इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के अंदर माइक्रोपाइल देखने को मिलता है। आगे बढ़, कनेक्शन ऑफ वाटर सॉल्युबल पिगमेंट फाइकोबिलिन्स विद प्रोटीन इन द ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। फाइकोबिलिन्स के बारे में हम जेड स्कीम वगैरह के बारे में बात करते हैं, और ये दोनों ही इसके करेक्ट स्टेटमेंट, आई मीन करेक्ट ऑप्शंस हैं, स्टेबल और हाईली स्टेबल, और इसके बेसिस पे आप काम करते हो। ठीक है, बेसिकली ये यूजुअली हाईली स्टेबल होता है, बट पीएच चेंजेस की वजह से ये चेंज कर लेता है अपने आप को, और वो बदलाव होकर सेमी स्टेबल और अनस्टेबल कंडीशन तक भी पहुंच सकता है। ठीक, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट which of the following is the free living nitrogen fixing bacteria?
अगेन वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, दोनों ही इसमें आंसर ही सही है, क्लोस्ट्रीडियम भी और एजोटोबैक्टर भी। तो मुझे लगता नहीं है कि कौन सा ये देंगे, बट आई थिंक क्लोस्ट्रीडियम पे ज़्यादा वो रिलाई करेंगे, बट एजोटोबैक्टर भी इसके अंदर सही आंसर है। और राइजोबियम जो है वो एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, बट नाइट्रोजन फिक्सेशन वो सिर्फ सिम्बायोसिस में ही कर सकता है, ये पॉइंट याद रखना राइजोबियम के बारे में। आगे बढ़ते हैं। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो वी हैव 3 क्वेश्चंस इन द सेम पेज, आई थिंक, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। राइट, फोटोसिंथेटिक यूनिट, और बहुत अच्छा सवाल था ये। फोटोसिंथेटिक यूनिट में अगर आपने क्लोरोफिल लगाया है तो आई एम सॉरी टू से दिस, ये गलत आंसर है। द करेक्ट आंसर इज द क्वांटासोम्स। दे आर टॉकिंग अबाउट द यूनिट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस और क्वांटासोम इज द करेक्ट आंसर। नाउ नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड, अगेन ये दोनों ही आंसर सही है, 36 और 38, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा शटल सिस्टम के बारे में आप बात कर रहे हो। और फिर भी मुझे लगता है 38 पे जाएंगे वो लोग, बीइंग ऑप्टिमिस्टिक। बाकी देखते हैं क्या होता है। कुछ क्वेश्चंस में तो बहुत ज्यादा ब्लंडर किया है हम लोगों ने ऑप्शंस बनाने में, बाकी तो अच्छा पेपर बनाया है। नाउ ग्लाइकोसिलेट साइकिल के बारे में बात करें तो ग्लाइकोसिलेट साइकिल में हम सीधा सीधा क्या काम करते हैं, हम लोग लिपिड को कन्वर्ट करते हैं आपके ग्लूकोज में, और ये कन्वर्जन जो है आपका फैट टू कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ग्लाइकोसिलेट साइकिल। ठीक है, ग्लाइकोसोम में होती है, विच इज द मॉडिफाइड और यू कैन से पेरोक्सिसोमल अरेंजमेंट होता है उसके अंदर। और उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो फ्लोरेजिन थ्योरी, तो फ्लोरेजिन थ्योरी जो थी वो आपकी चायलैक्यन ने दी थी। इसके नाम, मतलब ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, मुझे नहीं पता था इसके बारे में, मैंने अभी देखा है इसके बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन तो मतलब मुझे भी देखना ही पड़े, आई विल एक्सेप्ट दिस डेफिनेटली। राइट, अगला क्वेश्चन है कि ऐसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑस्मोलाइट, जो आपका एक्यूमुलेट होता है सॉल्ट वाटर स्ट्रेस के टाइम में। तो अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन सही हो सकते थे। स्टार्च के बारे में ऑब्वियसली बात नहीं है, ऑस्मोलाइट नहीं एक तरह का, और आप उसको कैसे भी मैनेज नहीं कर सकते सॉल्ट वाटर के लिए। इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है आपका, प्रोलीन। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपके पास में आ जाता है कि मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन ऑन दी अर्थ। और मुझे नहीं लगता है कि इसका आंसर बताने की जरूरत है, इट इज रूबिस्को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन, इम्यूनोग्लोबिन। अब ये भी बहुत ही आसान सवाल पूछा है इन्होंने। तो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट से बाइंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं आपकी इम्यूनोग्लोबिन्स। ठीक है, तो इसका आंसर ऑब्वियसली सी है, दैट रिकॉग्नाइज एंड बाइंड द एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स। ठीक, ओके, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, जो सेकंड हार्ट साउंड होता है वो किसकी वजह से होता है। तो 2 साउंड्स होते हैं हमारे पास, लव और डब, जिसमें से जो पहला साउंड होता है वो आपके ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड की क्लोजिंग की वजह से होता है, और जो दूसरा साउंड होता है वो आपके सेमिनोलर वॉल्स, जिनका नाम अओर्टिक और पल्मोनरी वॉल भी है, उन दोनों की वजह से होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको समझ में आ गया होगा, इट इज 1, आई मीन ए। फिर नेक्स्ट वन, अब ये जो मूवमेंट है ऑक्सीजन का मूवमेंट फ्रॉम ब्लड टू पल्मोनरी कैपिलरीज, ये किससे होता है, ऑब्वियसली इट इज पैसिव डिफ्यूजन के द्वारा होता है। ठीक है, नाउ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज कहाँ होता है किडनी में, तो मेडुलरी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल ट्यूब, डिस्टल और लूप ऑफ इनले, प्रॉक्सिमल। पीसीटी जो होता है उसके अंदर 70 to 80% रीअब्जॉर्प्शन लिया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना है। फिर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम किडनी में किसकी वजह से होता है, तो इट इज ड्यू टू दी एल्डोस्टेरोन, जिसको हम लोग मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स भी बोलते हैं। तो ऑब्वियसली आपका एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है ये, और बाकी एडीएच वगैरह के जो फंक्शंस है वो स्पेसिफिकली दूसरे फंक्शंस है, कंसंट्रेटिंग यूरिन और वो सारी चीजें। ठीक है, अगला अगर हम इसकी बात करें, जो द फॉलोइंग हार्मोन प्ले इन द रोल ऑफ बाइल, फ्लो ऑफ बाइल के बारे में बात करें तो इसका क्या है आपका कोलेसिस्टोकाइनिन, इसका अरेंजमेंट है। और इसके बारे में हम लोग बात करते हैं ड्यूरिंग योर सीसीके पीजेड और वो सारी चीजें जो होता है। तो कोलेसिस्टोकाइनिन पीजेड जो होता है ये आपका पैंक्रियास से रिलेट होता है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में आके और वो सारे काम करवाता है। आगे बढ़ते हैं, विच हार्मोन इज द पीनियल ग्लैंड, तो सॉरी विच हार्मोन ऑफ द पीनियल ग्लैंड इज नोन एज, तो बहुत ही आसान सवाल था यार, इट इज मेलेटोनिन, स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन है ये, पता ही होगा आपको इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, तो 107th क्वेश्चन, अब F1 हाइब्रिड जो है उसको आप दोनों में से किसी भी प्लांट के साथ क्रॉस करवा देते हो तो उसका क्या मतलब होता है, तो इट इज द बैक क्रॉस। यहाँ पे टेस्ट क्रॉस लगाया है इन्होंने, क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप होमोजाइगस रिसेसिव के साथ अगर क्रॉस करवाते हैं तो आप टेस्ट क्रॉस बोलते हैं, बाकी ये बैक क्रॉस है, किसी के भी साथ क्रॉस करवा रहे हो तो। ट्रांसमिशन ऑफ जीन आउटसाइड द न्यूक्लियस इन यूकैरियोट्स इट्स कॉल्ड, इट इज एक्स्ट्रासेल्युलर, मैटरनल, साइटोप्लाज्मिक। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। तीनों जो है वो ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है, और इसीलिए आंसर क्या हो जाता है अपना ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अच्छा सवाल था ये वाला, कंफ्यूजिंग था थोड़ा सा, लैंग्वेज खेला है इन्होंने इनके इसमें। देन फिर अगला सवाल है इसके अंदर कि 21st क्रोमोसोम जो है उसके ऊपर जो ट्राइसोमी होती है, जस्ट अ मिनट, या सॉरी फॉर द मिसहैप, थोड़ी सी तबीयत का इशू है। तो 21st क्रोमोसोम पे जो ट्राइसोमी होती है उसके लिए क्या बोलते हैं हम लोग, तो 3 बेसिक अरेंजमेंट है।
यहाँ पे आप 13th और इसके बारे में बात करते हो तो 13th क्रोमोसोम पे एडवर्ड, 18th पे पटाओ और 21st पे क्या होती है आपकी डाउन सिंड्रोम देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे पटाओ दे रखा है, तो पटाओ तो 18th पे, ये 21st के बारे में बात कर रहा है। अगला, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ट्रेट अक्रॉस सेवरल जनरेशन ऑफ द फैमिली इज कॉल्ड। तो ऑब्वियसली ये पेडिग्री एनालिसिस के बारे में बात कर रहा है, बाकी कोई भी इसमें पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट वन, अब यहाँ पे एक अच्छा सवाल था, इसको मुझे थोड़ा सा शॉर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्लियोट्रॉपी, डोमिनेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और कोडोमिनेंस के बारे में बात की गई है। प्लियोट्रॉपी ऑब्वियसली यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कोडोमिनेंस से शुरू कर सकते हो। अगर आपको प्लियोट्रॉपी और पॉलीजेनिक नहीं भी समझ में आ रहा है तो ये दो आंसर से आप निकाल सकते हो आंसर। देख लेते हैं कैसे। कोडोमिनेंस की अगर हम लोग बात करें तो कोडोमिनेंस मतलब दोनों एक साथ एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो जो 4 है उसका 2 जाना चाहिए। इन हेटेरोजाइगस बोथ अलील एक्सप्रेस देमसेल्व्स, दोनों ही एक्सप्रेस कर रहे हैं, तभी हम बोलते हैं कपल डोमिनेंस हो गया वो। इस केस में अगर हम 4 के 2 को ढूंढने की कोशिश करें तो ये नीचे ऑप्शंस में अगर आप देखोगे तो 4 का 2 जो है आपका वो कहाँ पे देखने को मिल रहा है, थर्ड में देखने को मिल रहा है आई थिंक, और इसी वजह से जो आंसर हो जाता है वो क्या है आपका थर्ड। सिंपल आंसर था, मतलब एक से ही हो जाता था, बाकी नहीं भी पता तो कोई दिक्कत नहीं। लिंक जीन्स के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, ऑब्वियसली करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो लिंक जीन्स के बारे में आपको यार पता ही होगा ये कि मॉर्गन ने इन पे काम किया था, और एक ही क्रोमोसोम के ऊपर जो 2 जीन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा क्लोज स्टेटमेंट में होते हैं या क्लोज अरेंजमेंट में होते हैं, तो आपका क्या होता है इसमें लिंकेज शो होता है। ठीक है, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो लोकेटेड नियर ईच अदर, ऑब्वियसली बात सही है ये। डिस्टेंस बिटवीन लिंक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज स्ट्रेंथ, या ये भी सही है, ये दोनों बातें बिल्कुल सही है। लिंकेज आर लिंक जीन्स आर सेग्रीगेटेड ड्यूरिंग मियोसिस, अबे नहीं, ये तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में बात कर रहा है, और लिंकेज जो है वो आपका एक्सेप्शन है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, एंड दैट्स व्हाई द आंसर इज। यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपका, लिंकेज की जो स्ट्रेंथ होती है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती है, ये एक आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में बात करता है, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे जो आंसर है वो क्या है, ओनली 1। ठीक, ये इंटरेस्टिंग सवाल था यहाँ पे, मतलब ये सुनने में पहली बार में सही लग रहा है, बट यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने की वजह से ये गलत है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट वन, और अगला सवाल जो है वो भी अच्छा है हमारे पास में, लिंकेज के बारे में ही बात करी गई है, मतलब जेनेटिक्स के क्वेश्चन पे चल रहे हैं अब हम लोग, और इसमें भी बड़ा सवाल था थोड़ा सा ये। और यहाँ पे पहली चीज तो ये ध्यान रखना है आपको कि करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है आपसे, रिकॉम्बिनेशन रिजल्ट इन द जनरेशन ऑफ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, नहीं, नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को हम पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन बोलते हैं। उसके बाद में कंप्लीट रिजल्ट जो है, अगर कंप्लीट लिंकेज होता है तो इस वजह से नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन ज्यादा आते हैं, ये भी उल्टी बात है, पेरेंटल जीन ज्यादा आते हैं। और जेनेटिक मैप्स जो होते हैं वो आपके फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन को यूज करके बनाया जा सकता है, ये सही बात लग रही है थोड़ी। और एच.जे. मुलर कंस्ट्रक्टेड द फर्स्ट क्रोमोसोम है, आई थिंक स्टूडेंट जो है वो आपके अरेंजमेंट था उस तरीके से, तो ये आपका गलत आंसर है। ठीक है, इनका रेडिएशन जेनेटिक्स के फादर है ये। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे 3-4 वर्ड्स अगेन दे रखे हैं आपको, ट्रांसडक्शन, सेक्सडक्शन, क्रॉसिंग ओवर और म्यूटेशन। अगर आपको क्रॉसिंग ओवर और म्यूटेशन की डेफिनेशन पता है तो भी आप इस सवाल को बना सकते थे, जरा देख लेते हैं अपन। पहले देख लेते हैं कि क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। तो क्रॉसिंग ओवर हम जानते हैं कि आपका एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, तो क्रॉसिंग ओवर 3 का 2 होना चाहिए। और म्यूटेशन जो है हम जानते हैं सडन इनहेरिटेबल चेंजेस इन द जेनेटिक मटेरियल, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ म्यूटेशन, सारी किताबों में डायरेक्टली लिखा होता है ये। तो 3rd का 2 चाहिए और 4 का 1 चाहिए, ऐसा कुछ मिल रहा है कि हमको नीचे जाके देखे तो 3rd का 2 और 4 का 1, ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है मुझे। हाँ, सो हियर अगर हम बात करें, थोड़ा सा एक साथ ले रहा हूँ क्योंकि ऊपर नीचे में मुझे कंफ्यूजन हुआ है। ठीक है, सो इट्स ट्रांसडक्शन। अगर हम बात करते हैं ट्रांसडक्शन की, तो ट्रांसडक्शन के बारे में पहले तो देखो क्रॉसिंग ओवर, तो 3 का ये 2 है, 3 का 2, और ये 2 जगह पे है 3 का 2, मतलब सी और डी में से दोनों ऑप्शन पॉसिबल है। 1 क्या है हमारे पास में, ट्रांसडक्शन, और ये 1 और 4 के बारे में बात कर रहा है, तो 1 तो पॉसिबल नहीं, ऑब्वियसली सी आंसर नहीं, सॉरी डी आंसर है इसका, है ना। सी इज नॉट द करेक्ट आंसर बिकॉज वो ऊपर नीचे हो गया था, इस वजह से मैं समझ नहीं पा रहा था। आगे बढ़ते हैं, सॉरी फॉर द मिसहैप। नाउ बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर 6-7 में पढ़ लेते हैं हम इसके बारे में, स्पीशीज और जेनेरिक नेम के बारे में बात करता है ये, बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, वेरी सिंपल वन। एंड देन वी हैव द इंटरब्रीडिंग। नाउ इस क्वेश्चन को मुझे दिखाने की भी जरूरत नहीं है तुमको, क्योंकि इंटरब्रीडिंग जो है वो एक ही जगह पॉसिबल है, और इंटरब्रीडिंग सिर्फ स्पीशीज में पॉसिबल हो सकती है। स्पीशीज की डेफिनेशन ही होती है कि वो ऑर्गेनिजम्स जो इंटरब्रीड कर सके, तो इसी वजह से इसका सीधा सीधा आंसर इंटरब्रीडिंग पढ़ते ही मैं स्पीशीज लगा दूंगा। उसके बाद में अगले सवाल पे चलते हैं, और अगला सवाल जो है वो आपका बात कर रहा है कि आप करेक्ट ऑर्डर बताइए अबाउट कि आपका क्या ऑर्डर है। तो इसके लिए एक छोटी सी निमोनिक है, अगर तुम याद रखना चाहो तो, इट इज KPCO फॉर गर्ल्स। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या है, क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीशीज, विच इज द ए आंसर। राइट, लेट्स मूव ऑन। अगले पे बात करें तो लंग्स ऑफ रेप्टाइल्स, इसका ये फैक्ट क्वेश्चन है बेसिकली। थोरैक्स में जैसा हमारा अरेंजमेंट होता है इसी तरह का रेप्टाइल्स में भी अरेंजमेंट होता है, थोरैक्स पर लंग्स होते हैं उनके। फिर अगला सवाल है ग्रुप ऑफ मास और ग्रुप ऑफ मास ऑफ द सेल बॉडी विद इन द ग्रे मैटर ऑफ द ब्रेन। तो आपको पता ही होगा कि सेल बॉडीज बहुत सारे एक साथ आ जाती है और वो क्या बनाती है, गैंग्लियन,
और उसके बाद में अगला सवाल है इंडियन राइनो के बारे में। इंडियन राइनो बहुत ही फेमस है काजीरंगा असम में, और उसी के बेसिस पे आपका एक सवाल बनता है कि इंडियन राइनो जो है वो आपका काजीरंगा में कंजर्व है। ठीक, आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। नाउ अगला सवाल जो है IUCN के बारे में था, और मुझे ये एग्जैक्टली याद नहीं था, तो इसका आंसर वैसे 1948 है। 1948 में IUCN का गठन हुआ था और बनी थी वो। फर्स्ट ट्रू जॉड फिश जो है आपका, ये क्लास है बेसिकली, प्लेकोडर्मी इसको बोलते हैं हम लोग। और प्लेकोडर्मी जो है, क्लास के बारे में सवाल था तो प्लेकोडर्मी के बारे में ये सही आंसर है हमारा कि प्लेकोडर्मी जो थी वो फर्स्ट क्लास थी वर्टिब्रेट की, जिसके अंदर जॉस देखने को मिलता है। अगला सवाल उन्होंने पूछा प्लांट्स के बारे में कि ऐसे कौन से प्लांट्स है जो आपके कोल्ड और अल्पाइन रीजन में देखने को मिलता है, और इसका सीधा सीधा आंसर हो जाता है हेक्स्टोथर्म। इट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ इट, लाइक जो ठंडी जगह पे ग्रो करे वैसे प्लांट्स को हेक्स्टोथर्म बोलते हैं। उसके बाद में आपका जो वाटर है, जो सॉइल के अंदर वाटर है जो प्लांट के लिए आसानी से अवेलेबल है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रेसार्ड। होलार्ड और एकार्ड जो होती है वो आपकी टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल और अनअवेलेबल वाटर के बारे में बात करता है, तो इसका जो आंसर हो जाता है वो क्या है हमारे पास, क्रेसार्ड। ठीक है, साथ में फॉलो करते रहना, बाद में दिक्कत नहीं आए। सेट ए के क्वेश्चंस ले रहा हूँ मैं, ठीक है, तो अगर आपका ऊपर नीचे है क्वेश्चंस तो उसको मैच करते रहना। नाउ अगला सवाल, और ये बहुत ही प्यारा सवाल है, मतलब आई रियली लाइक दिस क्वेश्चन। यहाँ पे इन्होंने करेक्ट नहीं पूछा है, यहाँ पे इन्होंने पूछ लिया रॉन्गली, और अगर तुम रॉन्गली देखना भूल जाए तो ये इनकरेक्ट है। और इसका आंसर कमेंसलिज्म, वन स्पीशीज बेनिफिट अदर इज नीदर बेनिफिटेड नॉर हार्म, ये सही बात है। अमेंसलिज्म, वन स्पीशीज इज हार्म्ड एंड अदर इज बेनिफिटेड, नो, इसमें तो होता है नेगेटिव जीरो इंटरेक्शन, एक को तो दुख होता है लेकिन दूसरे वाले को कोई फायदा है नुकसान नहीं है, तो इसका आंसर डायरेक्ट लिखा होता है हमारे पास में बी, और बी क्या है हमारे पास में, अमेंसलिज्म। अब क्योंकि मैं सेकंड ऑप्शन पे ही कंफर्म हो गया हूँ कि ये गलत दे रखा है, लेकिन फिर भी एक बार आप चाहो तो प्रेडेशन में एक स्पीशीज खाती है दूसरे को, सही बात है। प्रोटोकॉपरेशन में दोनों एक साथ रहती हैं, ये भी सही बात है। ठीक, आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ सक्सेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सक्सेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है, पहली चीज है डिकेइंग लॉग ऑफ वुड के ऊपर या ट्री बाग के ऊपर। हेलोसेरे ये आपके सॉल्ट के बारे में बात करता है सक्सेशन के बारे में, हाइड्रोसेरे वाटर में सक्सेशन के बारे में बात करता है, और लिथोसेरे लैंड पे सक्सेशन के बारे में बात करता है, तो इसका आंसर जो होगा वो सेरेल होगा। ठीक है, सो ये अच्छा सवाल था, अगेन इट्स अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बट अगर फिर भी मुझे पता नहीं होता सेरेल के बारे में तो भी मैं एलिमिनेट कर सकता था, क्योंकि ये तीनों वर्ड्स के बारे में हम नॉर्मली पढ़ते हैं। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइटोजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया हैविंग हेवी रेनफॉल। अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यूं है क्योंकि इसके अंदर दो अलग अलग बातें बोल दी है इन्होंने, हेवी रेनफॉल भी चाहिए और मैंग्रोव भी चाहिए, ये कैसे पॉसिबल है। यूजुअली ट्रॉपिकल रीजन जो होता है उसके अंदर हेवी रेनफॉल मिलती है हमको देखने को, और उसके बेसिस पे मैं थोड़ा सा साउथ की तरफ देखूंगा तो ज्यादा रेनफॉल रहेगी, और उसी वजह से जो वेस्ट कोस्ट ऑफ मालाबार है हमारा, जो श्रीलंका के आसपास वाला रीजन है, वहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है। डेक्कन प्लेटू वगैरह, ईस्टर्न हिमालय, सेंट्रल इंडिया, ये सब आपके ऊपर के रीजन होते हैं। ईस्टर्न हिमालय के आसपास भी काफी बारिश होती है, बट अगेन वो आपका मैंग्रोव का अरेंजमेंट को सेटिस्फाई नहीं करती है क्वेश्चन के। ठीक, लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। द विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पॉल्यूटेंट इज नॉट मैच्ड विद इट्स सोर्स। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी सा है, क्योंकि इसके अंदर आप कुछ बता नहीं सकते कि क्योंकि सारे ही आपके कहीं ना कहीं से निकल रहे हैं, बट फिर भी अगर मोस्ट एप्रोप्रिएट पे जाना चाहें तो हम लोग सल्फर ऑक्साइड के बारे में बात कर सकते हैं। पेपर प्रोडक्शन में उसका बहुत कम रोल देखने को मिलता है। ठीक है ना, बाकी सारे बहुत ही ट्रिकी से क्वेश्चन है, तो आई डोंट नो कि ये क्या आप निकाल के देंगे आंसर इसमें। फिर अगेन उन्होंने पूछा है कि कौन सा वाला गलत तरीके से मैच कर रखा है उसकी लोकेशन के साथ में बायोस्फीयर रिजर्व को। तो इसमें जो गल्फ ऑफ मन्नार है वो सही है, कच्छ भी सही है और सुंदरबंस भी सही है। जो नंदा देवी है वो आपका उत्तराखंड में है, और इसी वजह से ये गलत ऑप्शन हो जाता है। लेट्स मूव ऑन, अगले सवाल पे चलते हैं इसी के साथ। और आई होप यू आर लाइकिंग द सेशन, और आपको इससे काफी कुछ पता चल रहा होगा, क्योंकि भैया जितनी मेहनत आपने करी है उसकी रियलिटी भी तो पता करना जरूरी है। अगले पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल इज रिलेटेड टू पैकिस्टेटस। अब ये यूजुअली हम लोग नहीं पढ़ते हैं, और ये एक ऐसा सवाल है जिसमें थोड़ा सा रिसर्च करने की जरूरत पड़ी थी। पैकिस्टेटस जो है इट इज द एंसेस्ट्रल टू वेल, ये ऑब्वियसली मैंने अलग अलग जगह के सोर्सेज से पढ़ा है, और वेल का एंसेस्टर इसको हम लोग बोलते हैं। अगला, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, बहुत ही आसान सवाल यार, क्या समझाऊं इसमें, आरएनए आंसर है इसका, गिलबर्ट ने आरएनए वाइड थ्योरी दी थी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है 132nd, which is the rate of evolution is expressed in। तो देखो यहाँ पे अब ये दो क्वेश्चन है, दोनों एक साथ ले लेते हैं अपन। रेट ऑफ एवोल्यूशन इज आर एक्सप्रेस्ड इन, तो रेट ऑफ एवोल्यूशन जो है वो आपकी स्वेटबर्ग में तो हम सेंट्रीफ्यूगेशन की यूज करते हैं, द आंसर इज हेल्डन यूनिट्स। तो डार्विन और हेल्डन के बारे में इसमें बात की जाती है, और हेल्डन जो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, राइट, तो रेट ऑफ एवोल्यूशन याद रखना है हेल्डन के बारे में। और न्यूट्रल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जिसमें हम लोग म्यूटेशन को एक इंपॉर्टेंस देते हैं, और हम लोग बात करते हैं कि सिलेक्शन जो रहता है ऐसा कुछ नहीं होता है, म्यूटेशन से सारी चीजें चलती है, और वो बोला था आपने मोटो किमोरा ने। ठीक है, उन्होंने इसको बारे में बात की थी।
फिर वो ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम लोग बात करते हैं कि पीरियोडिक फिनोमेना या माइग्रेशन वगैरह कैसे होता है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट सम टाइम रिलेटेड टेम्पोरल फिनोमेना। और टाइम से रिलेटेड हमारे पास में एक वर्ड है यहाँ पे क्रोनो, और क्रोनो का मतलब आपको ऑलरेडी पता होगा, इट इज रिलेटेड टू टाइम, और यहाँ पे क्रोनो बायोलॉजी इसका आंसर हो जाता है ए। देन द नेक्स्ट वन, सोशल ग्रूमिंग और एलो ग्रूमिंग के बारे में बात की जा रही है। सॉरी, इसको थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। सोशल ग्रूमिंग और एलो ग्रूमिंग, तो ये अपनी जो प्राइमेट्स की सोसाइटी होती है उसके अंदर देखने को मिलती है। बाकी श्रिम्प्स में, और श्रिम्प सोसाइटी, नेकेड मोलरेट की कॉलोनी, इनके अंदर इस तरीके की इस लेवल की सोशल ग्रूमिंग देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चिक एंड सी जो है ये किसके अलार्म कॉल्स होते हैं, तो इसका आंसर जो है वो है आपका माउंटेन चिकैडिस, और ये जो होते हैं ये चिंक एंड सी के अलार्म कॉल्स देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोबेल प्राइज 2020 बहुत ही आसान सवाल था, ऑब्वियसली इट इज चार्पेंटियर और जेनिफर डूडना, इन्होंने आपका CRISPR-Cas9 पे काम किया था, इसी वजह से इनको नोबेल प्राइज देखने को मिला था। बहुत न्यूज़ भी आई थी इस पे, और अभी तो तुम लोगों ने फॉलो भी किया होगा सोशल मीडिया के जमाने में। आगे बढ़ते हैं। मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन के बारे में बात की जा रही है, MAS के बारे में। मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें जो यूजुअल अरेंजमेंट है आपका, कि हम लोग इसमें ब्रीडिंग प्रोसेस तेज करने की कोशिश करते हैं वाया मैनिपुलेटिंग द DNA ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। बाकी ऑप्शंस जो है वो थोड़ा से सही नहीं है, अप टू द मार्क नहीं है, और इसी वजह से जो आंसर है इसका वो है सी। ठीक है, नेक्स्ट वन, अगले सवाल पे अगर हम लोग चलते हैं तो हमारे पास में एक क्वेश्चन आता है जिसमें हम लोग बात करते हैं कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो आपका कल्चर मीडिया को सिलेक्ट करते वक्त आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे देखो पीएच लेवल ऑब्वियसली आपको जरूरी है, ऑस्मोलैरिटी भी जरूरी है, और ग्रोथ फैक्टर्स भी जरूरी है, तो आंसर क्या हो जाता है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर। अब इसके अंदर दो होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर्स के, हम लोग बात करते हैं तो ग्लूकोमीटर वगैरह होते हैं ना, जो इस तरीके से डायबिटीज वगैरह चेक करते हैं और आपको लेवल्स बताते हैं ग्लूकोज का। तो उसके अंदर एक तो यहाँ पे दे रखा है एम्पेरोमेट्रिक, और एक होता है पोटेंशियोमेट्रिक, जो इसके अंदर नहीं है, बट यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन, शायद नेट में आ जाए या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आ जाए, कहीं पे भी आ सकता है पोटेंशियोमेट्रिक। ठीक है, तो पोटेंशियोमेट्रिक और आपका ये एम्पेरोमेट्रिक जो होते हैं दो बायोसेंसर्स की कैटेगरी है। ओके, नेक्स्ट अगले बात पे करते हैं अपन कि सिंथेटिक सीड जो है उसको आपको हाइड्रेटेड फॉर्म में रखना है, तो आप किसमें उसको इनकैप्सुलेट करोगे सोमेटिक एम्ब्रियो को, उसके लिए जो आंसर होता है वो होता है कैल्शियम एल्जीनेट। डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। उसके बाद में अब ये सवाल थोड़ा सा कंट्रोवर्सी में जा सकता है क्योंकि इसके दो आंसर पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पे इन्होंने बहुत ही भारी सवाल पूछ लिया है, लिटरली भारी है ये, क्योंकि इन्होंने बोला है कि आप ग्लूकोज आइसोमेरेज को कैसे फिक्स कर सकते हो स्ट्रेप्टोमाइसिस में वाया हीट ट्रीटमेंट, सो दैट कि आपका जब बैच प्रोसेस हो तो उसमें जो ग्लूकोज है वो फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जो ग्लूकोज आइसोमेरेज है तो आइसोमेराइजेशन हो जाएगा अल्डोज कीटोज का। और इसके अंदर दो आंसर मुझे जो लग रहे हैं वो टाकासाकी प्रोसेस भी हो सकता है, और एलॉन टोबैको आपका रेनॉल्ड टोबैको कंपनी प्रोसेस भी हो सकता है। तो इनके पास में पेटेंटिंग था पहले, और लेकिन जो डिस्कवरर है वो क्या है आपके टाकासाकी प्रोसेस। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ए होना चाहिए, टाकासाकी प्रोसेस होना चाहिए इसका आंसर। बाकी देखते हैं क्या आता है एक्चुअल आंसर, क्योंकि ऑब्वियसली आप तो ये आप भी समझते हो कि एक कोशिश ही है कि हम इसको एररलेस बनाएं, बट कर नहीं सकते हैं उसको पूरी तरह से, क्योंकि एट दी एंड तो MBPSC का ही रिजल्ट होगा जो भी होगा। ठीक है, राइट। नाउ कौन सी टेक्निक आप कॉमनली यूज कर सकते हो जीनोमिक रिसर्च में जब आप जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करना चाह रहे हो या देखना चाह रहे हो? तो इसके लिए सीधा सीधा माइक्रोवेरे आंसर है, लोड लेने की जरूरत नहीं थी, डेफिनेशन में माइक्रोवेरे क्या आता है ये। अगला सवाल पीछे वाले का ही है, ऐसे टेक्निक जिससे आप जीन एक्सप्रेशन को डिटरमाइन कर सकते हो। अगेन द सेम आंसर माइक्रोवेरे, मतलब पीछे वाले अगर आंसर लगा रहे हो तो यहीं पे इसको देख सकते थे, अगर तुम दोनों को इमेजिन करते एक साथ तो भी मिल जाता। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम EcoR1, इसकी रिकॉग्निशन साइट कौन सी है? इट इज GAA-ATTC। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत बार हम लोगों ने पढ़ा होता है, ये बहुत आसान सवाल था ये, है ना। और उसके आगे अगर बढ़े हम लोग 46 वाले क्वेश्चन पे 146, इसमें अगर हम लोग चलते हैं तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है ये स्वेडबर्ग यूनिट। ऑब्वियसली अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, सर्टिफिकेशन। ब्लंट एंड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या कट करते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्या बोल रहा है ये, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, द आंसर इज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। आगे बढ़ते हैं। विच आर द फॉलोइंग विच इज द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ स्टेप्स इन द नॉर्दर्न हाइब्रिडाइजेशन। नॉर्दर्न हाइब्रिडाइजेशन आपको जैसे कि पता ही होगा कि इट इज रिलेटेड विथ योर RNA, और इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं, RNA को आइसोलेट करते हैं, फिर हम उसका इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद में हम उसकी प्रोब लेबलिंग करते हैं, और उसके बाद में फोटो रेडियोग्राफी करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? फोर्थ वाला, विच इज द D। ठीक है, नॉर्दर्न हाइब्रिडाइजेशन वाले में। नेक्स्ट वन, अगर और आगे चलें इसके अंदर तो होल क्रोमोसोम पेंट एनालिसिस, जिसमें हम पूरे के पूरे क्रोमोसोम को ही देखते हैं, तो इट इज रिलेटेड विद योर फ्लोरोसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन। इट इज नॉट करेक्ट स्पेलिंग नहीं है ये, थोड़ी सी मिस्टेक है इसके अंदर।
और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है कौन सी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक आप यूज़ करोगे अगर आपको हिस्टिडीन क्लोन्ड प्रोटीन्स को निकालना है। तो हिस्टिडीन क्लोन के लिए आप एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी यूज़ कर सकते हो, जिससे आप हिस्टिडीन को टारगेट कर सकते हो और इसके बेसिस पे आपका ये पेपर खत्म होता है। अच्छा लेवल था पेपर का, मतलब जो पिछले पेपर थे अगर आप PYQ करके गए हो तो इतना आसान नहीं लगा होगा आपको, बट हम लोग नेट के कोर्सेज में ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। और जो MP सेट का क्रैश कोर्स हम लोगों ने लास्ट टाइम रन किया था, आई थिंक 80% ऑफ द पेपर जो है उसमें से डायरेक्टली सेट आया है। और हमारे जो बच्चे थे 15-20 बच्चे, उनका जो रिस्पॉन्स है वो भी काफ़ी अच्छे हैं। तो विद दैट नोट आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक यू फॉर योर टाइम, एंड इफ़ यू रिक्वायर एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द नेक्स्ट बैचेस, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर।